बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें से या तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है या लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो दोनों को समझने के लिए आपने बाई सेक्टर के कंसेप्ट को सबसे पहले समझना है। ये पूरा चैप्टर बेस करता है बाई सेक्टर के ऊपर। मैं आपको इसके बाई सेक्टर के बारे में दो बातें बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि बाई सेक्टर टू टाइप्स का होता है। ये दो किस्म का होता है। एक होता है बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी किसी लाइन सेगमेंट का बाई सेक्टर, और दूसरा होता है बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी किसी एंगल का बाई सेक्टर। अब जो आपने बात याद रखनी है, दूसरी बात वो ये है कि जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए, एमसीक्यू हो या आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, गौर करना है, तवज्जो देनी है कि ये बाई सेक्टर जो बात हो रही है, किस चीज का बाई सेक्टर क्वेश्चन में बात हो रही है। क्वेश्चन में किस चीज के बाई सेक्टर की बात हो रही है, आया कि मुझे लाइन बाई सेक्टर को डिस्कस करना है या एंगल के बाई सेक्टर को डिस्कस करना है। ये बात आपने सबसे पहले याद रखनी। अच्छा, फिर उसके बाद इस चैप्टर में टोटल अगर आप देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है आपके पास टोटल जो है बाई सेक्टर से रिलेटेड वो 6 थ्योरम्स हैं। कितने थ्योरम्स हैं? 6। और याद रखना इनका सीक्वेंस बड़ा आसान है। जो पहले 3 थ्योरम्स हैं, थ्योरम नंबर 1, 2, 3, ये पहले 3 थ्योरम्स जो हैं ये बिल्कुल लाइन सेगमेंट के बारे में है। और जो आखिरी 3 थ्योरम है, यानी थ्योरम नंबर 4 से लेके 6 तक, वो थ्योरम्स जो हैं वो एंगल के बारे में है। तो ये जो बात मैंने आपको बता दी है, इसकी मदद से पेपर के दौरान आपको ये बात याद रखना बड़ा ही आसान हो जाएगी कि ये कौन सा थ्योरम है, ये पहला है, दूसरा है या तीसरा है, कौन सा थ्योरम पेपर में आ गया। उस चीज की आइडेंटिफिकेशन थ्योरम की बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। अब आप याद रखें, एमसीक्यूज के हवाले से एक बात पूछी जाती है कि बाई सेक्शन का क्या मतलब होता है। बाई सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने को बाई सेक्शन कहते हैं। टू डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज बाई सेक्शन। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी और पास पेपर्स में भी आ चुकी है। अब आप याद रखें कि बाई सेक्टर किसी भी चीज का हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट का हो, चाहे वो एंगल का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, बाई सेक्टर का काम क्या है, जिस चीज के लिए वो होता है उस चीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब चलें हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट का बाई सेक्टर क्या होता है और एंगल का क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अभी हम इस स्लाइड पे देखते हैं कि बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये आपके सामने मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया। अब आपने इसका मिड पॉइंट लेना है और उसको कह देना है ये पॉइंट एम है, एम से मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होता है, अब एक ऐसी लाइन, वो लाइन जो ए बी के मिड पॉइंट एम से पास करेगी, वो लाइन इसका बाई सेक्टर होगी। यानी अगर इस लाइन को मैं कह दूं इसका नाम है एल, तो लाइन एल जो है वो ए बी का बाई सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो इसके मिड पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर चुकी है। ठीक हो गया, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो पता चला कि इसमें मिड पॉइंट की बात जो है, ये कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, of a line segment AB, then L is called bisector of line segment AB। अब देखिए, ये बाइसेक्टर की वजह से AB के दो हिस्से हो जाते हैं। AB दो टुकड़ों में जो है वो तकसीम हो जाता है। एक टुकड़ा हुआ AM और दूसरा टुकड़ा हुआ BM। लेंथ वाइज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि M सेंटर पॉइंट होता है। अच्छा, इसके बाद एक नया कंसेप्ट है जो आगे थ्योरम में इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसमें आगे जाने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि लाइन सेगमेंट जो ये राइट, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट का बाई सेक्टर होता है, बाई सेक्टर देखिए मैं बोल रहा हूँ, बाई सेक्टर के लिए लाजमी नहीं कि वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। नो, बाई सेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाली। अब ये भी चूंकि लाइन जो है आपके पास टेढ़ी तिरछी नजर आ रही है, लेकिन चूंकि ये सेंटर से मिड पॉइंट से पास कर रही है, तो ये एक और बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब एक और डायरेक्शन में ये वाली लाइन ले लें, क्योंकि ये लाइन भी मिड पॉइंट से पास कर रही है, देयरफॉर ये भी उसका बाइसेक्टर है। तो पता चला कि एक लाइन के हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा बाइसेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं। आप गौर करें, जरा तवज्जो दें, तो आपको पता चलेगा कि अभी हमने सिर्फ एक सादे और सिंपल बाइसेक्टर की बात की है। अब ये जरा इसकी एक और टाइप आ गई कि राइट बाइसेक्टर क्या होगा। आपको पता है राइट एंगल होता है 90 डिग्रीज का एंगल। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि अब 90 डिग्रीज की कुछ बात होगी इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने आपको बहुत सारे राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके दिखाए हैं ऊपर वाली डायग्राम में। आप अगर गौर करें तो इस वक्त 3 नजर आ रहे हैं। ये पहला राइट बाइसेक्टर हो गया, आप कह लें ये दूसरा हो गया, और ये जो है तीसरा।
अब बेटा याद रखिएगा वो राइट बाइसेक्टर जो ए बी के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा उसको राइट बाइसेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि जो आपके पास बाइसेक्टर नंबर 1 है वो एंगल 90 डिग्रीज बना रहा है, अगर एल और ए बी के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज हो जाए तो फिर हम एल को बोलेंगे कि वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। तो हमें पता चला कि राइट बाइसेक्टर के अंदर दो खूबियां होंगी। नंबर 1 पहली खूबी कि वो ए बी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा, और दूसरा वो ए बी के साथ एंगल कितना बना रहा होगा 90 डिग्रीज। तो अब याद रखिएगा जहां भी राइट बाइसेक्टर की बात आएगी ये दो पॉइंट्स आपके जहन में आने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड से हम इसका थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जरा मैं डायग्राम की मदद से बेसिक आइडिया आपको बता देता हूँ। इस थ्योरम में क्या होगा कि आपने एक लाइन सेगमेंट लेना है ए बी, फिर उसका आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एल एम। अब ये चूंकि राइट बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट सी से पास करेगा, और सी इस केस में हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपने इस राइट बाइसेक्टर के किसी एक जगह पर एक पॉइंट लेना है, या ऊपर वाली डायरेक्शन में या नीचे किसी एक जगह पे, और उस पॉइंट को लेबल कर देना है एज पॉइंट पी। फिर आपने इस पॉइंट को प्रूव करना है, इस पॉइंट को इक्वी डिस्टेंट प्रूव करके दिखाना है फ्रॉम ए एंड बी। यानी आपने प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं पॉइंट पी को देखूं पॉइंट ए के ऊपर खड़े होकर, या पॉइंट बी पे खड़े होकर मैं पी को देखूं, तो ए और बी से देखने के बाद हमें पी बराबर फासले पर नजर आएगा। ठीक हो गया? तो यानी आपने प्रूव करना है कि डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये टोटल आपका थ्योरम है इस स्लाइड पे। तो पी ए को पी बी के इक्वल प्रूव करके दिखाना है आपने। आपने प्रूव करने के राइट बाइसेक्टर का जो भी पॉइंट होता है पी, वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब इधर जरा मैं आपको एक बात बता दूं, इसके गिवन और टू प्रूव लिखने में जो है बच्चों को दिक्कत और परेशानी होती है, और उसको जो है डिसाइड करने में आपकी अकल ठोकर खा सकती है। तो उससे बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम्स हैं इसमें ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं ना, इज एम आर, इनसे पहले पहले वाला जोन सा पोर्शन होता है इनसे पीछे, वो बेटा जी आपने गिवन की हेडिंग के नीचे लिखना होता है, और इनसे आगे राइट साइड पे जो पोर्शन होगा वो आपने टू प्रूव की हेडिंग के नीचे लिखना होगा। अब हम गिवन पढ़ते हैं। जरा आप इस से पहले देखें स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एनी पॉइंट, एक पॉइंट का जिक्र है, और एक राइट बाई सेक्टर का जिक्र है, और एक लाइन सेगमेंट का जिक्र है। तो आप ऐसे बता दें कि सबसे पहले आप बता दें जी, गिवन में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, फिर आप बता दें उसका राइट बाई सेक्टर है। राइट बाई सेक्टर क्या करेगा, वो उसके मिड पॉइंट सी से पास करेगा, और एंगल कितना बनाएगा उसके साथ 90। वो दो लाइंस जिनके दरमियान में एंगल 90 होता है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस को ऐसे उल्टे टी के साथ लिखा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हमने बता दिया कि जो एल एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये राइट बाइसेक्टर की बेसिकली डेफिनेशन लिखी। फिर हम बताएंगे सी जो है वो हमारे पास एक मिड पॉइंट है ए बी का। ये सारी बातें हम गिवन के नीचे लिख देते हैं। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन ए बी एट द पॉइंट सी। उसके बाद वो कहते हैं सच दैट ये इंटरसेक्शन इस तरीके से होती है कि एल एम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। यहां से लेके यहां तक ये जो गिवन के मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, ये बेसिकली उसने जो राइट बाई सेक्टर की डेफिनेशन होती है वो पूरी की पूरी मेंशन की है यहाँ पे, जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताई थी। वो दो लाइंस ए बी और एल एम जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्रीज हो, वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, और परपेंडिकुलर होने का ये सिंबल होता है। उसके बाद हमने बता दिया चूंकि सी एक मिड पॉइंट है तो ए बी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा मिड पॉइंट की वजह से, देयरफॉर ए सी इक्वल्स बी सी बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट। और फिर चूंकि स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट का जिक्र था, हमने ले लिया कि जी हमने एल एम की ऊपर वाली साइड पे एक पॉइंट ले लिया और उसको लेबल किया एज पॉइंट पी। अब इस पी को प्रूव करके दिखाएंगे ये इक्वी डिस्टेंट है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, और कंस्ट्रक्शन बड़ी आसान है, पी को ए और बी के साथ ज्वाइन करना था। इसके बाद हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ में ये दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही हैं, ट्राइंगल ए सी पी और दूसरी है ट्राइंगल बी सी पी। जरा गौर करें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक ये ट्राइंगल है, और दूसरी में मैं डिफरेंट करने के लिए जरा हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देता हूँ। दूसरी ये ट्राइंगल है। इन दोनों को आपने बेसिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बस। तो इनकी करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। इसको पढ़ा जाता है
इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP। इसका मतलब होता है कि अभी हम इनको कंपेयर करने लगे हैं, ठीक है, हम देखने लगे हैं इनकी कौन कौन सी साइड्स और कौन कौन से एंगल्स हैं जो इक्वल हैं। अगर आप गौर करें बेटा तो P से लेके C तक की जो साइड है दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान कॉमन है, जैसे दो कमरों के दरमियान में एक दीवार कॉमन होती है, दोनों को कवर कर रही है, तो एक साइड सेम हो गई। उसके बाद हमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू BC, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इन बातों को यहाँ लिख देते हैं कि ए सी इक्वल है बी सी के, गिवन था। एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल बी सी पी के। ये कहाँ से इक्वल आ गया, ये क्यों इक्वल हो गया, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए जरा, चूंकि ये राइट बाई सेक्टर था तो मैंने आपको बताया राइट बाई सेक्टर एंगल 90 बनाता है, तो ये एंगल भी 90 होगा। और दूसरी साइड पे अगर आप गौर करें तो ये एंगल भी आपके पास 90 होगा, 90 90 के इक्वल होता है। इस एंगल का नाम है ACP, दूसरे एंगल का नाम है BCP, तो ये भी इक्वल हुए। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गिवन है कि PC परपेंडिकुलर था AB के ऊपर, वहां हमने LM लिखा था, यहाँ PC आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि PC LM का हिस्सा है। सो दैट एंगल C इज इक्वल टू 90। फिर उसके बाद हम बताते हैं PC कॉमन साइड है, तो SAS पोस्टुलेट की मदद से दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गई हैं। अगर आपको SAS पोस्टुलेट नहीं आता अभी तक तो आपको चाहिए कि आप चैप्टर नंबर 10 को देखें। अब इक्वल जो ट्राइंगल्स होती हैं, जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। राइट लेफ्ट साइड पे जो ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज लिया, दूसरी ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूज लेंगे, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज भी आपस में बराबर होगा, हेंस PA इज इक्वल टू PB।